बच्चों, आज लेक्चर का चौथा दिन है। इससे पहले मैंने आपको डिक्शन यानी तलफ्फुज के बारे में बताया, हिंदी और उर्दू के बिना कैसे एक्टर की कमियां दूर होती हैं और या कमियां पैदा होती हैं, और कुछ प्रैक्टिकल सीन भी मैंने करके बताया अपने स्टूडेंट मेहताब के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ही एक्टर को कितने कितने कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई का रोल किसी एक्टर को मिला और उसने वो भाई का रोल बड़े अच्छे से निभा दिया। अब इसी कैरेक्टर को फिर से भाई का रोल दूसरी फिल्म में मिला, अब उसको भी इसने अच्छे से निभा दिया। अब इधर हिंदू फैमिली का कल्चर था, उधर मुस्लिम फैमिली का कल्चर था। इस एक्टर ने दोनों कल्चर में अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि एक बहुत अच्छा एक्टर है। इसी तरह जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में मैदान में उतरते हैं तो आपको न जाने कितने किरदार निभाने के लिए दिए जाते हैं। उन सभी किरदारों को अच्छे से निभा जाना एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे कि स्पेशली मैं संजीव कुमार साहब को एक दिग्गज अभिनेता मानता हूं। दिग्गज अभिनेता इसलिए कि वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने एक साथ 10 रोल किए हैं। फिल्म थी नया दिन नई रात। उसी आदमी ने, उसी एक्टर ने, उसी दिग्गज कलाकार ने अपनी ही उम्र के आर्टिस्ट का बाप का रोल किया है। यानी अमित जी की उम्र के ही है वो, उनके बाप का रोल किया है। अब वो हर रोल को ऐसे निभाते थे कि लगता था कि ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये रियल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी ना वो एकदम रियल थी। ऐसे एक नहीं बहुत सारे आर्टिस्ट हुए हैं। संजीव कुमार साहब के बाद अगर मुझे कोई दिग्गज तो सभी हैं, ऐसा नहीं किसी एक की तारीफ करें, एक की तारीफ कभी करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी के दिल के करीब कुछ चीजें होती हैं। उनमें मेरे हिसाब से, जैसा मैं फील करता हूं, संजीव कुमार साहब के बाद परेश रावल ही एक ऐसे उम्दा एक्टर हैं जो किसी भी एज का कैरेक्टर किया है और करते आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए जिए हैं। हेरा फेरी में बाबू का कैरेक्टर देख लो, ऐसा लगता है कि बस यही है, ये असली कैरेक्टर। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को देख के आप कुछ सीख सकते हैं, ऐसे देख के परेश रावल की एज कितनी है और किस तरह के वो कैरेक्टर कर रहे हैं। अमरीश पुरी साहब जब विलन बनते हैं तो ऐसे क्रूर बनते हैं कि ऑडियंस मतलब उनके बारे में सोचते हैं कि इसको मार डालें, और जब एक पॉजिटिव रोल करते हैं, एक अच्छा रोल करते हैं, तो वो वैसे बन जाते हैं। एक एक्टर के अंदर ये सारी खूबियां होनी बहुत जरूरी है। एक गुलशन ग्रोवर, प्राण साहब के बाद विलन में गुलशन ग्रोवर ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने विलन को पता नहीं कितने प्रकार से प्रस्तुत किया है, पेश किया है। उनकी हर फिल्म उठा के देखो, हर फिल्म के अंदर उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग ही एक विलन नजर आता है। एक ऐसा विलन नजर आता है, कभी वो कॉमेडियन लगते हैं, कभी वो खतरनाक लगते हैं, कभी रेपिस्ट लगते हैं। मतलब ये कितनी क्वालिटी है गुलशन ग्रोवर के अंदर, ये बहुत एक अच्छी चीज है। इन लोगों से भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं। ट्रेनिंग तो मैं दे रहा हूं, मैं दूंगा और मैं सिखाऊंगा सारी चीजें, लेकिन अब फ्यूचर जो गुजर चुका है, पीछे जाकर हम देखें किन किन लोगों ने फिल्म लाइन को आगे बढ़ाया है, वो भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से ओमपुरी हो गए, नशीर भाई हो गए, नसीरुद्दीन शाह, ये सब जो स्तंभ हैं। और अब के दौर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मरहूम इरफान खान, ये जो है ना, ये एक्टर हैं, ये पैदाइशी एक्टर हैं। ये जब एक्टिंग करते हैं तो ये लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जिंदगी जो सिखाती है वो ये पर्दे में दिखाते हैं। बस मैं चाहता हूं कि ऐसे ही इरफान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्राण, गुलशन ग्रोवर आपके अंदर से भी बाहर आए, बन के सिनेमा के पर्दे पर छा जाएं। और है वो चीजें देंगे, हम देंगे आपको। मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले कल में, फ्यूचर में आपको पता नहीं कौन सा कैरेक्टर दे दिया जाए, और एक कैरेक्टर को आपको 10 तरीके से करना है, और 10 के 10 वेरिएशन कैसे होने चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। क्योंकि एक एक्टर के लिए अलग अलग क्वालिटी की एक्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आज आपको भाई का रोल मिला है, कल को साले का मिल गया, परसों बहनों का मिल गया, और अलग अलग कल्चर है, गुजराती टोन, हिंदी टोन, पंजाबी टोन, उर्दू टोन,
कल्चर सबके अलग है, एक्टर एक ही होता है और इसी एक्टर को उस एक्टिंग को जीना होता है जो पर्दे पे नजर आनी चाहिए। जैसे कि अशोक कुमार साहब से दादा मुनि, उनकी अलग एक फ्लेवर था। पूरा एक और थे अजीत, उनका अलग फ्लेवर। दिलीप साहब जिनको ट्रेजेडी किंग्स कहा जाता है, वो एक्टर नहीं बल्कि एक्टिंग स्कूल है। उनकी एक्टिंग को फॉलो करते करते ना जाने कितने कलाकार सुपरस्टार बने हैं और आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करें। सिखाऊंगा तो मैं, लेकिन सीखना तो आपके हाथ में है। क्योंकि एकलव्य, याद है ना, एकलव्य सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता था और इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कहानियों में दर्ज है। तो एकलव्य हमारे बीच भी मौजूद हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि हम उसको सिखाए जा रहे ध्यान ही नहीं दे रहे, और सबसे पिछली लाइन में बैठा हुआ बच्चा सिर्फ नोट कर रहा है, देख रहा है। वो पहली लाइन वालों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। ये सीखने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। बिना जज्बे के कोई इंसान एक्टर नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आप इस लाइन में मत आइए, और अगर जज्बा है तो आपको एक बेहतरीन एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि दिलशाद शामली आपका टीचर है, आपको एक्टिंग सिखाने वाला है। बस कुछ चीजें हैं जो मैं आज बताने वाला हूं, दो लाइन की, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तमाम आर्टिस्टों के नाम आपको क्यों बता रहा हूं, इनकी एक्टिंग की चर्चा क्यों कर रहा हूं, कौन क्या कर सकता है ये क्यों बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि आप भी इसी लाइन में आने वाले हो। आपको अभी से, आज से ही ये तैयारी करनी है कि कल को पता नहीं कौन सा कैरेक्टर आपको करने को मिल जाए। क्योंकि एक आर्टिस्ट एक ऐसी दुकान होता है जिस पर कस्टमर आके कोई भी सामान मांग सकता है। तो उस दुकान में यानी आर्टिस्ट के पास उस तरह की कैटेगरी के कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके अंदर होने चाहिए। आपको घर बैठे बैठे विलन का भी करना है, भाई का भी करना है। अगर आप बच्ची हैं तो किसी की बहन, किसी की बेटी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप घर बैठे बैठे अलग अलग किरदार की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसमें आप भाई का भी रोल करके देखिए, उसमें आप चाचा का रोल, भतीजे का रोल। आप एज ग्रुप में मत जाइए, क्योंकि अगर एज ग्रुप में जाते तो संजीव कुमार दादा परदादा का रोल नहीं करते। यही आपके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए, और जो नहीं है उसकी पॉलिश करने के लिए मैं हूं ना। लेकिन आप तैयारी तो कीजिए, घर बैठे बैठे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर फॉलो कीजिए मेरे लेक्चर्स। सिचुएशन ये है, एक बहू और बेटे ने बाप की बहुत बुरी बेइज्जती कर दी है। इतनी बेइज्जती कर दी कि उसको लग रहा है कि उसकी जिंदगी बोझ बन चुकी है। बाप वहां से उठता है, अपनी स्वर्गीय पत्नी के फोटो के सामने खड़ा होकर रोना शुरू करता है। अब मैं आपको ध्यान देने लायक बात बताता हूं। मेरे बीवी भी है, मेरे बच्चे भी है, बहू भी है, सबको ही है। लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है मरी हुई बीवी के सामने, अपनी भड़ास निकालनी है जो बेइज्जती मेरी बाहर हुई है। तो मुझे वो उस मनोदिशा में प्रवेश करना होगा, तब मैं इस कैरेक्टर में आऊंगा। तो एक सैंपल देने की कोशिश, तो ध्यान से देखिए बच्चों। जानकी जिस बेटे की खुशियों के सपने देखते देखते मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, आज वो बेटा बोल रहा है कि मैं उसकी खुशियों में आग लगा रहा हूं। जानकी, मैं इस घर में नहीं रह सकता। नहीं जानकी, मैं तेरे पास आ रहा हूं जानकी। तो देखा बच्चों, मनोदिशा महसूस की तो एक कैरेक्टर आया। ये था कैरेक्टर फादर का, जिसको बीवी की फोटो के सामने रोना था। लेकिन ये आंसू कहां से निकले? मैं उस मनोदिशा में गया। आप भी कोई कैरेक्टर करने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस मनोदिशा में जाना पड़ेगा। क्योंकि एक एक्टर मरने का भी रोल करता है, मरे हुआ का रिश्तेदार भी हो सकता है, सबको फील करना पड़ता है। लेकिन वो सब होता है मनोदिशा से। जब तक आपकी मनोदिशा उस कैरेक्टर तक नहीं पहुंचेगी, आप वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आप बच्चों से करवा के छोड़ूंगा, करवा के रखूंगा, आपको तैयार करूंगा इस चीज के लिए कि आप एक बेहतरीन एक्टर बनकर उभरे और नाम रोशन करें। अभी आपने देखा आंसुओं के निकलने की दशा कहां से आती है।
अब एक दशा और भी है, सेम फैमिली है, बेटा है, बहू है, फादर है, पोता हुआ है इनको। अभी पोते के होने की खुशी में पोते के दादाजी अपनी स्वर्गीय पत्नी के फोटो के सामने जाके बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। तो उस मनोदिशा में जाता हूं मैं, 1-2 सेकंड लगेंगे। उस मनोदिशा में जाने के बाद में मैं आया, अरे सावित्री, मैं दुनिया का पहला खुशनसीब इंसान हूं जिसको बहू नहीं बेटी मिली है, जिसको पोता नहीं पोते के रूप में मैं खुद नजर आ रहा हूं उसमें। भाई इतनी खुशी तो मैंने किसी भी इंसान के अंदर नहीं देखी होगी। दोनों बेटे और बहू मुझे पलकों पे बिठा कर रखते हैं। हर चीज जरूरत से मेरे बोलने से पहले मुझे मिल जाती है। भाई मैं बहुत खुश हूं। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया के तमाम दादाओं को, तमाम बाप को ऐसी औलाद मिले, ऐसे ही पोते मिले। बच्चों, अभी मैंने एक दुखी और हैप्पी फादर का सैंपल दिया। अब मैं एक जज का सैंपल देने वाला हूं। ये मेरी आने वाली फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया का एक सीक्वेंस है जिसमें जज का रोल गजेंद्र चौहान जी ने किया था। सिचुएशन ये है, गजेंद्र चौहान जज की कुर्सी पर बैठे हैं, विटनेस बॉक्स में कसाब खड़ा है। कसाब जिसने यहां पे काफी लोगों को मारा था, आतंकवादी कसाब। लोग गवाहियां देते हैं उसके बारे में, दलीलें होती हैं। जब बात फैसला सुनाने की आती है तो जज साहब के डायलॉग यहां से स्टार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तमाम गवाहों, वकीलों की दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अगर मैं जज की कुर्सी पर नहीं होता तो मैं इस कसाब के इतने टुकड़े करता कि जिस जमीन पर आतंकवाद की फसल लहराती है वो जमीन बंजर हो जाती। तो देखा बच्चों, थोड़ी सी फील ली और ये हुआ। तो इसी तरह से आप भी जो कैरेक्टर करने जा रहे हैं, कैरेक्टर्स करते हैं, आप उस मनोदशा में जाइए और फिर वापस आइए प्लेटफॉर्म पे और महसूस कीजिए कि आप वो कैरेक्टर कर रहे हैं। तभी आप ये कर पाएंगे। और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए मैं हूं ना। ये तो मैंने कैरेक्टर खुद सैंपल करके बताया आपको, लेकिन आप लोग भी नए हो, फ्रेशर हो। मेरा तजुर्बा तो बहुत पुराना है, मैं कोई भी कैरेक्टर कर सकता हूं और कभी भी कर सकता हूं और कितनी भी चेंजेस ला सकता हूं। लेकिन फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल को आसान करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं और एक तरीका यह है, मैं अपने स्टूडेंट को बुला के आपके सामने एक प्रैक्टिकल करते हैं और देखिए मैं कैसे उसको गाइड करता हूं, कैसे उसको एक चीज बताता हूं। मेहताब, सिचुएशन ये है, मदर फादर ने बहुत ही मुश्किलें झेल कर 2 भाइयों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। छोटा भाई यानी तुम्हें घर की चिंता है, माँ बाप की चिंता है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई वो एक गलत संगत में पड़ गया है, ड्रग्स, सिगरेट, स्मगलिंग सब कुछ करता है। तो तुम अपने बड़े भाई को रात में समझाने जा रहे हो और समझाने का तरीका कुछ ऐसा होगा जी सर कि भैया मम्मी पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम दोनों को पढ़ाया है, अपना सब कुछ बेच दिया, आप छोड़ दो ना ये नशा वशा, इसमें क्या रखा है। उनके सपने तो देखो, क्या क्या सपने देखे थे, आप उन सपनों को तोड़ रहे हो भैया। मैं तो छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं भैया, आप समझो बात को, टूटने से बचा लो मम्मी पापा को, ये सब कुछ करके बताना है। ठीक, अब सपोज मैं भाई बड़ा भाई हूं, मैं नशेड़ी हूं, ड्रग्स लेता हूं, मैं समझाओ मुझे कैसे बोलोगे। भैया छोड़ दो ना ये सब। पिताजी ने और माँ ने कितने सपने देखे थे तुम्हें लेकर, और तुम अच्छे पढ़े लिखे होकर ये काम करते हो भैया, ड्रग्स लेते हो, चर्च लेते हो। भैया मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं तो कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं नहीं कर पाता माँ बाप के लिए सब कुछ, बट आप तो बड़े हो, समझदार हो, छोड़ दो ना भैया ये सब। माँ बाप के सपने मत टूटने दो, उन्हें भी और माँ बाप को सबको संभाल लो ना भैया। फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है भैया, प्लीज समझ जाओ ना, मान जाओ ना मेरी बात प्लीज। अच्छा कर रहे हो, 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 बड़े बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। अब जी अब ऐसा करना है
थोड़ा सा चेंज हो जाओ, जी जाके फादर को आग लगाओ, बड़े भैया को प्रॉपर्टी से बाहर निकलो। वो ड्रग्स वगैरह लेता है, नशेड़ी हो गया है, तो उसको आग लगा रहा है, विलन टाइप। अच्छा तो बोल रहा है कि पापा बड़े भैया तो हो गए बेकार, आप एक काम करो ना, पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं ना धंधा चालू करता हूँ, देखना आपको दोनों को बिठा के रखूंगा, फिर खमाऊंगा खिलाऊंगा, करूंगा, अपने हिसाब से बोलो। मतलब शानगर्दी वाला, शान पट्टी वाला, विलन वाला। विलन वाला। हाँ। अच्छा, अपने भाई की जड़ काट। हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। पापा आपने देखा बड़े भैया कैसे मजे कर रहे हैं, कितनी बुरी बुरी हरकतें कर रहे हैं वो। मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इतना सिखाने वापस वहां मत जाओ जहां से निकाल के लेकर आया। आपने देखा पापा बड़े भैया कितने मजे कर रहे हैं। ठीक, ओके सर। चलो पापा आपने देखा बड़े भैया कितने मजे कर रहे हैं, ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, जिंदगी जी रहे। पापा उनके अंदर इतनी गंदी आदतें पड़ गई है कि चर्च भी पीते, सिगरेट भी पीते। पापा देखो आप ऐसा करो, बड़े भैया के हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम ही कर दो, मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ अपना, बहुत अच्छा कामयाब वाला काम करने जा रहा हूँ। सेंटेंस तो सेंटेंस सही बोलो। मैं उन पैसों से कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, आपके बुढ़ापे के लिए सोच रहा हूँ मैं पापा, आपके बुढ़ापे के लिए। ओके बोलो। मैं उन पैसों से बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए सोच रहा हूँ पापा। भविष्य के लिए? भविष्य नहीं, भविष्य। आपके भविष्य नहीं, पहली बात तो फादर का भविष्य बेटे नहीं बनाते जी। बुढ़ापा जी, आपका बुढ़ापे के लिए, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से गुजरे। ओके सर। प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, थोड़ा विलन जैसा करो उसमें सर। हाँ, अच्छा। हाँ। पापा आपके बुढ़ापे के लिए और माता जी के बुढ़ापे के लिए तो मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ, आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए ताकि भैया उसे बर्बाद न करते, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से गुजरे। छोटी छोटी बातें आप ध्यान देना, मैं कभी कभी इधर बताना भूल जाता हूँ। अभी गुजरे बोल रहे हैं, गुजरे होता है मर गया, गुजरे बीते मतलब गुजरे। ओके। हाँ, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से बीते, गुजरे। हाँ, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से गुजरे, आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी सको। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दो। थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है वो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां तक ले गया तो फिर छूट जाते हो। ओके सर। थोड़ा ध्यान दो प्रैक्टिस। पहले वाला बहुत अच्छा बोला है, मैं बीच में कुछ नहीं टोका। ओके। क्योंकि वो एकदम बढ़िया। क्यों बच्चों? पापा देखा भैया कितना ऐश कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। ऐसे नहीं बोलना है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये मैं आया अंदर। पापा आपको पता है आज भी 20,000 रुपए जुआ में उड़ा दिए। आपको पता है कितना कर्जा ले रखा है? पता है पापा आपको? पापा ऐसे तो पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी, सारी कंपनी डूब जाएगी, और कंपनी में बचा क्या है? लॉकडाउन के बाद तो वैसे ही बर्बाद हो गए हैं। पापा आप एक काम करो ना, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, उसको बेच के एक छोटा मोटा धंधा कर लूंगा, फिर आपका बुढ़ापा भी तो है? बुढ़ापा भी तो है, वो अच्छे से गुजर जाएगा। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लेके आओ। ठीक है, मैं देखता हूं भी। एकदम काइया वाला। हाँ पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। देखा भैया ने तो आज भी 20,000 रुपये उड़ा डाले, कितनी आराम से जिंदगी जी रहे हो, कितने ऐसो आराम से जिंदगी जी रहे। नहीं, एक ही जगह रुक गए यार। मैं देखो, बैठो, फिर बैठो वापस। भैया पापा पता है आपको 20,000 रुपये आज जुआ में उड़ा दिए, और वो कर्जे वाले उसको मार रहे थे कल पकड़ के उधर बहुत। पापा ऐसे कब तक चलेगा? लॉकडाउन में वैसे धंधा खत्म हो गया है। आप एक काम करो ना, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोलो कुछ, क्या करोगे प्रॉपर्टी का? कुछ बीच में बोलो, क्या करोगे प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी को बेच के कुछ बिजनेस करूंगा, और आपका बुढ़ापा भी तो है ना, उसको भी सही करना है, अच्छे से गुजरे, ये करे वो करे, समझ रहे पापा? तो कल वकील को ले आऊं, ऐसा कुछ। ओके। काइयापन लाओ ना, काइयापन एकदम वो वाला कर दूंगा। ठीक। अभी बाद में एक बार प्रॉपर्टी मेरी हो जाए,
इस बुड्ढे को भी ठिकाने लगा दूंगा। पैसा कुछ लाओ ना। पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बताया ना कल भैया ने वहां 20,000 रुपये उड़ा दी और उसको लोग वहां पीट रहे थे। आपकी इज्जत भी तो नीलाम कर रहा है वो चौराहे पे। पीट रहे थे, पीट रहे थे, ओके पीट रहे थे, पीट रहे थे। वापस आओ बस इधर से। पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बताया आपको कल वो भैया को लोग पीट रहे थे। आपकी इज्जत नीलाम करता फिरता है चौराहे पर। आप समझो और कल को आपको बुढ़ापा भी तो है, उसको भी तो संवारना है। ऐसा करो आप प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। क्या कह रहा है उसका? अरे आपका बुढ़ापा है, आपको वो भी तो देखना है। और पता है लॉकडाउन की वजह से कंपनी में कितना लॉस हो गया। कंपनी तो वैसे ही डूबने वाली है। बताओ लाओ फिर वकील को कल। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। एक चाहिए आदमी होता है ना, पापा कर दो ना, बाद में सारा बुढ़ापे में रोएगा सारा में। ये वो वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है जब चलते हो ना, ऐसे नहीं, ऐसे पापा पापा पापा, वो होना चाहिए। झुको मत, एकदम थोड़ी सी अकड़ भी रहो। करता हूँ मैं। चलिए, तो देखा बच्चों, मैंने मेहताब से 2 कैरेक्टर करवाए, एक अच्छे भाई के, एक बुरे भाई के। हालांकि अभी थोड़ी कमियां हैं, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। ये सब करके दिखाने का तात्पर्य, मेरा मतलब ये है कि जो भी आप कैरेक्टर करने जा रहे हैं, उस कैरेक्टर की मनोदशा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा बनना है तो अच्छी मनोदशा महसूस कीजिए, बुरा बनना है तो बुरा बनने की मनोदशा आपको अपनानी पड़ेगी, तभी आप उस कैरेक्टर में उतर पाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टिप्स पे, कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने मेहताब को बताया कि सिचुएशन के अंदर किस तरह के एक्सप्रेशन होने चाहिए, एक एक्टर को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे अपने कैरेक्टर में घुसा जाए और कैसे मनोदशा को महसूस किया जाए जो कैरेक्टर हम करने जा रहे हैं। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे इस तरह के अलग अलग किरदार हम कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी फिल्म सीरियल में जो भी दिखाया जाता है वो हमारे आसपास की जिंदगी के कैरेक्टर्स होते हैं। आप मार्केट जाते हैं तो आपको वहां तरह तरह के कैरेक्टर मिलेंगे। एक भिखारी अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो भी आपके लिए एक कैरेक्टर है। हो सकता है फ्यूचर में आपको किसी भिखारी का रोल करना पड़े। फिर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, वो भी एक कैरेक्टर है। हो सकता है कल को कोई डॉक्टर का रोल आपको ऑफर हो, तो उसको आप ऑब्जर्व करें कि डॉक्टर किस तरह से कर रहा है, वैसा ही आपको फिर उस रोल को करना है। या फिर आप किसी दुकान पे जाएं, शॉपिंग सेंटर में जाएं, किसी सेल्समैन से मिले। सेल्समैन भी एक कैरेक्टर होता है, बहुत सारी फिल्मों में आ चुका है। हो सकता है फ्यूचर में वो रोल आपको करना पड़ जाए। मतलब जो भी हम फिल्म सीरियल में देखते हैं वो सारे कैरेक्टर्स हमारे आस ही पास होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं। एक भाई है, उसका नेचर अलग है, वो अलग नेचर का कैरेक्टर अगर आपको करने को मिल गया तो आप कैसे करेंगे? बस उसको देखिए। फिर आपके फादर, मदर, आपकी फैमिली में इतने कैरेक्टर मिल जाएंगे और वैसा ही कुछ ऑफर अगर आपको होता है तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। लेकिन आपको उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। और इसके अलावा बच्चों, मैंने इसी लेक्चर की शुरुआत में कुछ दिग्गज अभिनेताओं का नाम बताए थे, जैसे ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, परेश रावल, संजीव कुमार, अमरीश पुरी। ये वो अभिनेता हैं जिन्होंने हमारे सिनेमा को एक नया आयाम दिया है, एक नई दिशा दी है। अगर आप इन लोगों की फिल्मों को भी देख देख कर फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आपकी एक्टिंग में सुधार आ जाएगा, क्योंकि यही अभिनेता है जिन्होंने सीमा की इज्जत को बरकरार रखा है। आज की तरह नहीं है कि ना तो डिक्शन आता है, ना डायलॉग डिलीवरी आती है, बस पैसा लगा के फिल्म बना दी और बैठ गए। क्या असर होता है उन फिल्मों का आप अच्छी तरह जानते हैं। फिल्में चलती है सिर्फ और सिर्फ अच्छी एक्टिंग से, अच्छे एक्टर से। कोई भी आके परफॉर्म करेगा तो फिल्में चलने वाली नहीं है। और इसके अलावा मैंने बच्चों आपके लिए और भी एक तैयारी करके रखी है। मैं आपके पास स्क्रिप्ट भेजने वाला हूं, अलग अलग तरह के रोल उसके अंदर होंगे, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर उसके अंदर होंगे। बस आपको वो स्टडी करनी है और अलग अलग एक्टर के वीडियोस बना के, अलग अलग एक्टिंग के वीडियो बना के हमें भेजने हैं। हम आपकी एक्टिंग के आधार पर आपको मशवरा देंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए, आपने कैसा किया अब तक,
इससे पहले क्या थे आप, कितना सुधार आ चुका है, और अंक भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी एक्टिंग के आधार पर। बस आपको एक्टिंग पॉलिश करनी है। एक्टर तो मैंने जैसा कहा सभी इंसान एक्टर होते हैं, लेकिन एक पॉलिश की जरूरत होती है, जो पॉलिश मैं करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। बस आप मेरे लेक्चर्स जो है फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए, खाली फॉलो नहीं करना है, रेगुलर फॉलो करना है, और स्टडी भी।